अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सौरव लाठरा आपका एक छोटा सा कार्य करता है। अगर आप इसको दुष्यंत चौटाला के पैरेलल खड़ा करोगे, इनेलो की टिकट पर अगर मेरे को इलेक्शन उचाना विधानसभा क्षेत्र से लड़वाया जाता है तो मैं 50,000 प्लस वोटों से दुष्यंत चौटाला को मात दूंगा। दुष्यंत चौटाला। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो 31 तारीख को नूह में हिंसा हुई है और वहाँ काफी हमारे जो पुलिस वाले थे, होमगार्ड वाले हैं, सिविल्स, और काफी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए पत्रकार महोदय, जो ये नूह में हिंसा हुई है गत दिनों में, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत जो बीजेपी सरकार है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहती है और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा सदियों से लगातार बना हुआ था उसको खत्म करने की ये राह पर है। जी भाई साहब, और इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, उसी कड़ी में हरियाणा में भी इसी प्रकार का एक षड्यंत्र रच के एक दंगा करवाया जाए और जिसमें हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो टूट जाए। जी भाई जी। तो जैसे कि जाट और नॉन जाट की अलग अलग खापों में ये मैसेज दिया जाता है कि मुसलमानों से कोई चीज नहीं खरीदा है। क्या मतलब हरियाणा के अंदर पहला दंगा हुआ है, इससे पहले जाट और वर्षव मुस्लिम हमारे बहुत ही अच्छा भाईचारा था, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए हमारे हरियाणा की एक खासियत रही है, यहाँ पे 36 बिरादरी और सभी धर्म, जो हमारे मुख्यतः 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जो धर्म, ये आपसी भाईचारे में मिलकर रहते हैं। और जितने भी हमारे तीज त्योहार हो, ईद है या बकरीद है या दिवाली है या होली है, हम सब आपस में मिलजुल कर ये त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी एक ऐसा दल है जो कि धर्म के ऊपर राजनीति करती है और वोटों का पोलराइजेशन करती है, वोटों का ध्रुवीकरण करती है, वो भी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। और जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, ये जो 2024 में हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, उनको देखते हुए कि यहाँ पर भी जो 2013 में इलेक्शन हुए थे और 2014 में जो यूपी में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी, उसमें ये रिपीट करना चाह रहे थे कि तीसरी बार भी हरियाणा में धर्म की राजनीति की आड़ लेकर हम अपनी सरकार को कायम रख सकें। जी। तो जिस तरीके देखा जाए भाई साहब, अभी नू दंगे हुए हैं और बजरंग दल ने भी सरकार के खिलाफ काफी जगह ज्ञापन सौंपे हैं और बार बार सोशल मीडिया माध्यम से जाट नेताओं से सहयोग की भावना रख रहे हैं। तो जाट पीछे हटते जा रहे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या किस नजरिए देखते हैं आप इसे? देखिए भाई जी, जो जाट कम्युनिटी है ये एक कम्युनिटी है, ना कि ये कास्ट है। जाट एक विचार है और जाट हमेशा सेकुलर रहा है और वो दबे कुचले लोगों के साथ हमेशा से खड़ा दिखाई दे रहा है। और जाटों ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नूह में मुस्लिमों के खिलाफ जो सरकार ने षड्यंत्र रचा है, उनकी दुकानें फूंक दी, उनके इंस्टीट्यूशन फूंक दिए और उनके घरों में आगजनी की गई है, तो वो सरासर गलत है और जाट उसका विरोध कर रहे हैं। और जाट समाज को अगर जरूरत पड़ी, मुसलमान भाइयों को वहां पर जरूरत पड़ती है, जाट समाज उनके साथ हमेशा खड़ा दिखाई रहेगा। और भाई साहब, जो ये जाट कम्युनिटी की लड़ाई है, जंतर मंतर पर जो लड़कियों ने धरना दिया था, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, जितने भी पहलवान थे, उनको एक चीज थोप दी गई थी कि ये तो जाट हैं। बजरंग पूनिया है जो कि जाट समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, तो इन्होंने तब ये नहीं कहा कि ये तो एक जाट है, तो इन्होंने तब ये क्लेम किया गया था कि ये देश का पहलवान है। और आज उसको क्लेम किया गया, जब वो धरने पे बैठा था तो उसको क्लेम किया गया था कि ये तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, जो कि ये कास्टिज्म की राजनीति करती है, ना कि जो हमारे रोड टूटे हुए हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, न्याय की व्यवस्था नहीं है, उनको नजरअंदाज करने के लिए, उन चीजों को छुपाने के लिए कास्ट की राजनीति करते हैं, जो कि एक ओछी राजनीति का एक उदाहरण है। इसमें एक सवाल और निकल के आ रहा है, जिस तरीके देखा 2016 के अंदर भी जाट आरक्षण के अंदर जब मुद्दा चला था, वो हिंसा हुई थी, उसके दौरान भी कई नेताओं ने और सर्कुलर लोगों ने ये बोल दिया था कि वे जाट से हम कोई लेना देना इस तरह का कुछ व्यवहार नहीं रखेंगे। उसी तरीके से मुस्लिम जाति के साथ अभी गुड़गांव के अंदर एक महापंचायत हुई, उसके अंदर भी ये कर दिया गया। तो किस नजरिए देखते हैं, क्या इसका राजनीतिकरण या जातीयकरण या धर्मकरण हो रहा है?
देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका एक हमेशा से ये एक बात रही है कि ये अपने एक एमएलए को या अपने एक सांसद को एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर जो अभी अटैक करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि 2016 में राजकुमार सैनी को छोड़ दिया गया था, कि जो कि जाट कम्युनिटी को, जाट समाज को भला बुरा कह रहा था। उसी को देखते हुए रोहतक में और तमाम हरियाणा में ये आगजनी हुई थी। तो इन्होंने एक नारा दिया था कि 35 कास्ट एक तरफ और जाट कास्ट एक तरफ। आप एक बात बताओ, एक कास्ट को अगर हम कल को कहेंगे कि वाल्मीकि समाज एक तरफ, 35 कास्ट एक तरफ, कल को हम कहेंगे कि सैनी समाज एक तरफ, 35 कास्ट एक तरफ, और जो दानक समाज है वो एक तरफ और 35 कास्ट है एक तरफ, ये नहीं चलेगा। ये हरियाणा है और ये हरियाणवियों का है, और ये इसके ऊपर 36 बिरादरी का बराबर हक है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कारगिल में शहीद हुए उनमें 80% जाट थे। जाट कम्युनिटी ने कभी ये नहीं बोला कि ये जाट हैं। जो 78% जो भी इंटरनेशनल गेम में मेडल लेके जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जाटों ने कभी नहीं कहा कि ये जाट हैं। जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते रहे हैं, लेकिन जाटों ने कभी क्लेम नहीं किया। कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है या कोई भी राष्ट्रीय नेता, वो सर्व समाज का होता है, ना कि किसी कास्ट को का होता है वो। जी भाई जी। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए कि इस तरह के आप इनेलो के अंदर काम कर रहे हैं, पिछले काफी समय से आप स्टूडेंटों के लिए भी काम कर रहे हैं, इनेलो का पर्टिकुलर कार्यकर्ता भी हैं, आपके पास पद भी है। जी। तो किस तरीके से देखते हैं इनेलो पार्टी किस तरीके से स्टैंड करने वाली है अभी 2024 तक? देखिए भाई जी, जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही है, जिसमें अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला और श्रीमती सुनैना चौटाला जी, ये एक हरियाणा को एक लीड कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और ये परिवर्तन यात्रा 3, 4, 5, 7 किसी एक इनेलो पार्टी की नहीं है। ये बदलाव की एक यात्रा है, कि जो कि बदलाव लेके आओगी। जो बेरोजगारी, उसमें हरियाणा नंबर 1 है। 34% 100 में से 34 लोग हरियाणा में बेरोजगार हैं। हरियाणा में कोई भी संयंत्र नहीं है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी हो या कुछ भी लगाना हो। जो हमारे सोनीपत में रेल कोच पे फैक्ट्री पास हुई थी, वो भी चली गई, वो भी गुजरात भेज दी गई है। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन ये सरकार लेके नहीं आई है। जो बड़े इंस्टीट्यूशन थे वो उनको यहाँ से विड्रॉ कर चुके हैं। जी भाई जी। और आने वाला समय है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। ये पार्टी नहीं है, ये हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता ही हरियाणा का 2024 में नेतृत्व करेगी और अपनी खुद की सरकार बनाएगी, जिसमें गरीब, मजदूर, मजलूम का, नीचे तबके का, दलित की आवाज को बुलंद किया जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 50% जो टिकटें हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी युवा को देगी, और जो 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। और आप पत्रकार साथियों को भी मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि एक सीट आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने के लिए, आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, एक सीट किसी भी कर्मठ कार्यकर्ता या कर्मठ पत्रकार को दी जाएगी, और वो चुनकर आपकी आवाज को, जो भी आपके मुद्दे हैं, जो बीजेपी सरकार ने एक पत्रकारिता के ऊपर एक बंदूक का पहरा लगा के रखा है, उसको वो तोड़ने के लिए, उसकी आवाज को उठाने के लिए एक सीट है जो वो आपके लिए रिजर्व कर दी गई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला की ये स्टेटमेंट है। तो जी। सर, मैं डॉक्टर साहब धर्मांतरण के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। हिंदू हो या मुस्लिम, जी। शादी कोई किसी से भी कर सकता है, लेकिन नेता और लोग आपस में ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई खोदने का काम करते हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? राजनीतिक दलों का शिकार हो चुका है क्या हिंदू मुस्लिम? देखिए पत्रकार महोदय, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया, जो कि हमारी जनता इस सवाल के लिए अवेयर नहीं है। इस सवाल का किसी को पता नहीं है। आप पहले नंबर पे ले लो, जो बीजेपी का बहुत बड़े लीडर है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने एक हिंदू से शादी की है, उनकी वाइफ है वो हिंदू है। दूसरे बड़े नेता हैं जो कि हिंदू होने का क्लेम करते हैं, और 1992 में जब बाबरी मस्जिद अयोध्या के अंदर तोड़ी गई थी, उसमें शामिल थे सुब्रमण्यम स्वामी, और उनकी लड़की है, उन्होंने एक मुस्लिम के साथ शादी की है, लेकिन वो हमें हिंदू मुस्लिम को यहाँ पर लड़ाने का काम कर रही है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उनकी जो पत्नी है वो सारा पायलट है, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं। और फारूक अब्दुल्ला की वो बेटी है, जो कि
कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के सीएम होते थे, और उसी फारूक अब्दुल्ला का लड़का है उमर अब्दुल्ला, जो कि लीडर ऑफ ओपोजिशन J&K में रहा है। उसकी पत्नी का नाम है पायल नाथ, जो कि एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। ये आपस में हमें लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम अलग करते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और इनको लड़ा के अपनी सत्ता को कैसे कंटिन्यू कायम रखा जा सके। जी भाई जी। तो मतलब ये तो आम पब्लिक को भ्रमित करते हैं, और हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई है वो सिर्फ गरीब तबका है नीचे, ये अपनी मर्जी से सारे कार्य करते हैं भाई, चाहे इनमें शादी हिंदू से करनी हो या मुसलमान से करनी हो, ये कर लेते हैं और अपने बच्चों को ये विदेश में पढ़ाते हैं, और अब जो हमारे बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में भेजने का काम करते हैं। ये इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें क्या है कि जो राजनेता है, जो अमित शाह है, अमित शाह का लड़का बीसीसीआई में एक बहुत ही अच्छे पद पर बैठा हुआ है, जो कि वहां पर किसी भी अच्छे क्रिकेटर को वहां पर स्थान देना चाहिए था। अनुराग ठाकुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे, प्रेम कुमार धूमल का लड़का है। उसका गेम से, खेल से कोई आज तक वो भी वास्ता नहीं है, लेकिन वो आज खेल मंत्री बना हुआ बैठा हुआ है। और दूसरी बात, ये हरियाणा में भी ये सेम टू सेम चीज चली हुई है। आप एक बात देख। हरियाणा के जी काफी खिलाड़ी हैं गेम में जो जी इंडिया का नाम रोशन कर चुके हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? मतलब जैसे हरियाणा का भी कोई भी बीसीसीआई में हो या किसी भी बड़े पद पे नहीं है। जी, देखिए, जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया जी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। जो हमारी साक्षी मलिक हैं, जो मोखरा गांव से बिलोंग करती है, उन्होंने भी ओलंपिक में एक मेडल जीता था, कुश्ती में इन्होंने मेडल जीता था। लेकिन जो ये सरकार है, इनको नजरअंदाज करते हुए अपने लड़कों को, अपने चेतों को, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उनको वहां पर पद देती है। और दूसरी बात, जो ये आपने जो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन रखा कि जो कि जमीनी लेवल से आप देख लेना, सरकारी स्कूलों में कांग्रेस का राज आया और उसके बाद बीजेपी का 10 साल से राज कायम है। उसमें सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई का स्तर है वो बिल्कुल ही लो हो चुका है। हम और आप जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बहुत ही अच्छी शिक्षा हमको देखने को मिलती थी, क्योंकि वो दौर था इनेलो पार्टी का। सभी टीचर को, सभी बीडीओ को, सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सख्त निर्देश दिए गए थे कि आपने एक अच्छा परीक्षा परिणाम लेकर आना, नहीं तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, आप एक बात देख लो, जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं करवा रहा? वो आकाश में, वो बायजू में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वहां पर अपने लड़कों को, अपने बेटा बेटियों को वहां पर शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। लेकिन गरीब मजदूर, जो जिसके पास भरने के लिए फीस नहीं है, उनके बच्चों को वो फीस, मतलब वो अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जी भाई। 2005 के अंदर देखा जाए, इनेलो पार्टी ने नूह को एक जिला बनाने का काम किया। जी उसके बाद अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट के लिए वहाँ तहसील है, जिला डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है, कोर्ट है, बहुत सारी परिसर का निर्माण इनेलो पार्टी में हुई। लेकिन उसके बाद जो हालिया फिलहालिया सरकार है या पिछले समय की जो सरकारें हैं, उन्होंने उसके डेवलपमेंट की कोई बात नहीं। क्या मेवात को मिनी पाकिस्तान समझा जाता है? क्या मेवात को हरियाणा का हिस्सा नहीं समझा जाता है? क्या मेवात को ऐसे ही पिछड़ा रखने की कोशिश की जा रही है? क्या समझ? देखिए पत्रकार महोदय, ये आपने बहुत ही जमीनी लेवल का ये एक क्वेश्चन किया है। आपने कहा है कि मेवात में जो इनेलो पार्टी ने ये काम किए। एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो कि जाति की राजनीति नहीं करती, जो कि धर्म की राजनीति नहीं करती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हुए मेवात को जिले का दर्जा दिया गया था, जो कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हरियाणा में, ना कि बल्कि पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया था, जिला बनाया था, और उसका नाम रखा गया था कि सत्यमेव पुरम, जो कि महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि सत्यमेव जयते, जो कि हमारा एक नेशनल एक शब्द है, वर्डिंग है कि सत्यमेव जयते। तो वो इन्हीं मेवों को लेकर दिया गया था। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो बीजेपी सरकार है, ये क्या कर रही है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये पारसी है, वो ही पैरेलल काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो हमारी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने शादी की थी फिरोज गांधी के साथ। जो फिरोज गांधी, यहाँ पर जनता में क्या फैलाया गया कि फिरोज गांधी मुस्लिम है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे, वो फारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। और हमारी जनता को वोट लेने के लिए क्या कहा गया कि फिरोज गांधी तो एक मुस्लिम है, लेकिन वो क्या थे? वो पारसी समुदाय से
बिलोंग करते थे, ना कि मुस्लिम थे, और मुसलमानों की उन्होंने राजनीति की। दूसरी बात भाई साहब, जो हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो क्या थे? वो एक मुस्लिम थे। और दूसरी बात, जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति वो बने थे, वो क्या थे? एक मुस्लिम थे। जो अब्दुल हमीद थे, जिन्होंने पैटर्न टैंक थे जो हमारे लड़ाई में शहीद हुए थे, वो क्या थे? एक मुस्लिम थे। जितने भी मुस्लिम थे, उनका बराबर का हक यहाँ इस देश में रहने का है, इस देश के सभी संसाधनों को उपयोग करने का है, तमाम सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए। लेकिन ये तुच्छ राजनीति जो बीजेपी पार्टी और जो अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपका सीधा सीधा आरोप है कि ये बीजेपी का एजेंडा है भाई, ये जो भी नो पे दंगे हुए हैं, मुस्लिम और हिंदू मुस्लिमों के बारे में आपने कहा कि परिवारवाद के बारे में बात करते हैं हम। बीजेपी का कहना है कि जितने जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, चाहे जी खेल को लेकर लगा लें, जी ये परिवारवाद है। और ये कहती है पार्टी में परिवारवाद को दो, देश छोड़ो, यानी कि जी मोदी का भी नारा है, कल का ही एक विषय है कि जो भी परिवारवाद पार्टी है उनको देश से बाहर करो। जी जैसे गांधी जी ने चला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो परिवारवाद के बारे में मोदी जी ने कहा कि जो भी परिवारवाद पार्टी है, चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, ये भारत छोड़ो, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये है कि इनेलो पार्टी में परिवारवाद है। इनेलो पार्टी में परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर संघर्ष की राजनीति है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जो कि देवीलाल के पुत्र हैं, वो गांव-गांव जाकर वहाँ की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं कि जनता की क्या समस्या है, उनके लिए हम काम करेंगे। और ये जनता को अधिकार है कि वो उनकी वोट डालेगी तो वो चुने जाएंगे, अगर जनता उनकी वोट नहीं डालेगी तो जनता उनको इग्नोर कर देगी। लेकिन जो बीसीसीआई का अमित शाह के लड़के को जो पद दिया गया, वहां पर परिवारवाद साफ झलक रहा है कि अमित शाह ने क्यों दिया। और दूसरी बात, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके लड़के को वो यूपी की राजनीति क्यों करवा रहे हैं उनसे। और तीसरी बात, जो कि सुषमा स्वराज हैं, वो एक जाना माना महिला चेहरा होती थी बीजेपी की, उनकी ही छोटी बहन वंदना गुप्ता ने आपके सामने सफेदों का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें जसबीर देसवाल जी विधायक बने थे। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद है वो इसके अंदर गुट गुट के भरा हुआ है बीजेपी के अंदर। और दूसरी बात, जो ये क्लेम किया गया था कि राहुल गांधी के ऊपर उनकी सदस्यता चली गई थी कि ये मोदी चोर क्यों है। नीरव मोदी कौन है? अडानी कौन है? अंबानी कौन है? ये सारे गुजरात से बिलोंग क्यों कर रहे हैं? जितने भी ये ठग बैठे हुए हैं, कोई 1300 करोड़ लेके भाग गया, कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़ लेके भाग गया। लेकिन एक किसान है, किसान अगर बिजली का बिल टाइम पे नहीं भर रहा, कोई गरीब अपनी घर की किस्त टाइम पे नहीं भर रहा, उसके ऊपर क्लेम कर दिया जाता है, उसके ऊपर लीगल नोटिस भेज दिए जाते हैं। परिवारवाद की राजनीति हमेशा कांग्रेस ने की है और बीजेपी ने की है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कभी भी परिवारवाद की राजनीति ना तो की है, ना आगे की करेगी। जी भाई जी। आने वाला समय में क्या देख रहे हो आप? अभय सिंह चौटाला के बारे में 2024 में क्या लगता है कि आपकी पार्टी आएगी? जितने मैनिफेस्टो में आपने बातें गिनाई, क्या वो धरातल पर लागू करेंगे? इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अभय चौटाला जी ने दावा किया भाई सीएम आने वाले समय के अंदर, जो कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो सीएम आने वाले सीएम है अभय चौटाला जी। और इस तरीके देखा जाए, जेजेपी पार्टी की बहुत बड़ी रैली थी, अभी परसों की बात है, डोमरखा गांव के अंदर। उसके बाद एक हिंसों का प्रोग्राम था जिसमें हनी सिंह और बहुत सारे सिंगरों के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया गया था। किस तरीके देखते हैं कि बहुत बड़ी रैलियां हो रही हैं जेजेपी की, और लोग साथ में आ भी रहे हैं। दुलाना में भी आपके हल्के के अंदर भी हुई थी, वो भी सीएम की घोषणा कर चुके हैं, ऊपर को हटा के मुख्यमंत्री घोषणा खुद के लिए कर चुके हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कितनी सीटों पर जेजेपी बनने वाली है और कितनी सीटों पर इनेलो बनने वाली है, दोनों का उत्तर दीजिए। देखिए, 2019 में जो इंडियन नेशनल जो लोकदल की चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर चलने वाला जो भी कोई भी लोग थे, उनका वोट परसेंटेज 23% था, जो कि आप जैसे पत्रकार साथियों ने जो ये सर्वे किया है, इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि 40 से लेकर 60 सीटों पर जो इनेलो पार्टी है, जो कि लोकदल का कैडर होता था, जो कि जेजेपी में चला गया था और कांग्रेस में डाइवर्ट हो गया था, वो अब अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में एक साथ आ रहा है। और आज के डेट में, आज जो डेट है, आज की तारीख में 50 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर पर सीधे डायरेक्ट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर में है। और आपका दूसरा सवाल था कि जो जेजेपी की रैली हुई जुलाना में जो जेजेपी की रैली हुई, उसमें 2500 कुर्सियां थी और 2500 कुर्सियों में से 500 कुर्सियां खाली थी और जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 2000 की थी। जिस रैली में कुर्सियां डल गई वो रैली नहीं होती।
वो रैली बिल्कुल फ्लॉप थी और उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी बड़ी घोषणा जुलाना हल्का के लिए नहीं करी गई। और दूसरी बात आपने कहा कि इंसो का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हनी सिंह को बुलाया गया, हिसार में जो इंसो का कार्यक्रम था। देखिए वो बड़े बड़े सिंगरों को, गीतकारों को लाकर एक पब्लिक का हुजूम तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं है, वो हरियाणा के जो हित के लिए जो भी काम करते हैं उसके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है, अब इसने दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं उचाना से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सौरव लाठरा आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता है, अगर आप इसको दुष्यंत चौटाला के पैरेलल खड़ा करोगे, इनेलो की टिकट पर अगर मेरे को इलेक्शन उचाना विधानसभा क्षेत्र से लड़वाया जाता तो मैं 50,000 प्लस वोटों से दुष्यंत चौटाला को मात दूंगा। दुष्यंत चौटाला के पास 5 साल राज में रहते हुए गिनवाने के लिए कोई भी काम नहीं है। इसने जो भी हरियाणा की, ये खुद नहीं बिका है कि लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला बिक गया, नहीं, इसने हरियाणा की समस्त जनता के साथ विश्वासघात किया है और हरियाणा की जनता को बेचने का इन्होंने काम किया है। जी भाई जी। अच्छा, कांग्रेस, नैना चौटाला ने खुद माना है भाई मैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कांग्रेस के साथ विलय कर सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए, इसको लेकर क्या कहोगे? खुद अपने मुंह से बोला उन्होंने। देखिए श्रीमती सुनैना चौटाला जी ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ विलय कर सकते हैं। वो एक सेंट्रल लेवल की बात है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी जो ये गलत जो नीतियां जनता के ऊपर थोप रहे हैं उसको खत्म करने के लिए हम अलायंस कर सकते हैं कि आप सीट वो पार्टी हाईकमान तय करेगी कि हम किस पार्टी के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ेंगे। और जो विधानसभा की बात है वो हाईकमान ही तय करेगी। लेकिन मैं आपको एक साफ तस्वीर बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जी से मतलब 36 का आंकड़ा मान सकते हैं जी इनेलो पार्टी को कि 10 साल जो ओम प्रकाश चौटाला को या अभय चौटाला को जेल में रखे गया बगैर कोई केस, ये जो, जी तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए जो कांग्रेस पार्टी है, हरियाणा की जनता के हित में जो भी फैसला होगा कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए या आम आदमी पार्टी को हमारे साथ आना चाहिए, ये हरियाणा की जनता के हित में फैसला लिया जाएगा। और जो हरियाणा की जनता के हित में जो फैसला होगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसी फैसले पर चलेगी, ना कि जेजेपी की तरह जाके मोदी की गोद में बैठ जाएगी। इस तरीके देखा जाए कि नेशनल लेवल पे इंडिया नाम से एक बना दी गई जिसके अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं। जी क्या आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी इस तरीके का होने वाला है कि बीजेपी को हराने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाए? देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए एक ही पार्टी काफी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो कि गरीब की, मजदूर की राजनीति करती है, कच्चे कर्मचारियों की राजनीति करती है। तो ये ही पार्टी काफी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने की कोई भी जरूरत आज के टाइम में नहीं है। कांग्रेस को क्यों खत्म करने की बात? चलो जेजेपी बीजेपी का एक अलग महत्व है क्योंकि वो सत्ता में है, तो आप कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? कांग्रेस को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा अक्षेत्रवाद की राजनीति की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे, उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूशन थे वो रोहतक में ले जाने का काम किया। जितने भी बाईपास थे, जितने भी बड़े पुल थे, वो सभी प्रोजेक्ट रोहतक में लेके गए। क्या जींद हरियाणा का हिस्सा नहीं है? क्या मेवात हरियाणा का हिस्सा नहीं है? अम्बाला हरियाणा का हिस्सा नहीं है? करनाल, पानीपत, जो भी जीटी रोड बेल्ट है वहां पे विकास क्यों नहीं कराया गया? तो इसलिए कांग्रेस को हम वो कर रहे हैं। जी ये तो बंसीलाल ने भी भिवानी का विस्तार कराया है, करनाल में अभी खट्टर साहब कर रहे हैं, रोहतक में जहाँ के वो होते हैं वही मतलब डेवलपमेंट करते हैं। पूरा हरियाणा को लेकर कोई भी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। देखिए ये बात पत्रकार महोदय आपने ठीक की, जो बंसीलाल ने और कांग्रेस ने और जो ये मनोहर लाल खट्टर जो करनाल में सारे जो मैं आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एबतपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है कि जो कि जींद में, और मेडिकल कॉलेज बना हुआ है खानपुर में जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसकी जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें थी वो जाके करनाल में शिफ्ट कर दी गई हैं, और जितना भी मेडिकल स्टाफ वो करनाल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पर मरीज नहीं है? और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सिरसा जिले से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने कभी भी अक्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा इलेक्शन कहाँ से लड़ा है? नरवाना से इलेक्शन लड़ा है, उचाना से चुनाव लड़ा है। चौटाला पार्टी ने कभी भी वहां पर वो नहीं किया कि सभी संसाधनों को सिरसा में ले जाया जाए। गुरुग्राम को आज जो कि मल्टीनेशनल
शहर के हब है, जो कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर आ रही हैं, उसको बसाने का श्रेय जाता है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जाता है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक नीति थी, एक नीति लेके आई सरकार आपके द्वार। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में बने हैं जो कि गांव में सरकार को लेके गई। वहां पर डीसी है, एसपी है, नहरी विभाग का एक्सियन है, बिजली विभाग का एक्सियन है, वो साथ में गांव में जाते थे और नाइट स्टे गांव में होता था। और 2024 में जो इनेलो की सरकार बनने जा रही है कि सारी सरकार को हम गांव में गरीब के द्वार पर लेके जाएंगे। और जो ये परिवार फैमिली आईडी है, जो कि राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जो कि ये मुफ्त में इलाज का प्रोपगेंडा इन्होंने छेड़ा हुआ है, ये सभी के सभी चीजें खत्म कर दी जाएंगी। जो पुराना इंडियन नेशनल लोकदल का कल्चर है उसी के अनुरूप सरकार चलाई जाएगी। जी भाई जी। तो लाडू साहब, मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूंगा, जो हरियाणा की जनता है उसको किस तरीके का आप एक संदेश देना चाहेंगे इनेलो पार्टी की? देखिए, इनेलो पार्टी हमेशा गरीब के मजदूर के हित में खड़ी हुई है। चौधरी देवीलाल ने एक नीति चलाई थी, काम के बदले अनाज, जो कि गरीब मजदूर के लिए एक बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम सामने आया था। और जो कि जच्चा बच्चा योजना, जितनी भी योजनाएं चौधरी देवीलाल ने अपने कार्यकाल में चलाई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकाल में चलाई थी, उनको पुनः लागू किया जाएगा। और जनता ही जनार्दन होती है। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। जो लोक लाज है, जो लोगों की भावनाओं को समझा जाएगा, जो कि बीजेपी सरकार नहीं समझ रही है, और हरियाणा को एक विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाएगा इनेलो की सरकार बनने पर। अंत में हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे डॉक्टर साहब? भाईचारे को कायम रखें। हिंदू मुस्लिम जो कि कांग्रेस और हमारी जो बीजेपी, जो यह बीजेपी पार्टी है जो कि बरगलाने का काम कर रही है, कि आपस में फूट डाल रही है, इसको खत्म करें, कास्टिज्म को खत्म करें। और एक बात सोचें, कैसे हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे जाए और किस नेता के नेतृत्व में हम ऐसा कर सकते हैं। जी भाई जी, धन्यवाद आपका हरियाणा न्यूज पर आने के लिए। धन्यवाद सर। आपका भी पत्रकार महोदय, आप दोनों साथियों का धन्यवाद करते हैं। जो आप लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.